हाँ जी सर। तो कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में? ठीक है। हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन के साथ साथ मैं इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस भी कवर कर रही हूँ, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल्सो मैं आपको ये बात बता दूँ, ऐसा सिर्फ मैं लो में नहीं कर रही हूँ, मैंने ऑडिट में भी सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो डाल रखे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड्स को छोड़कर। तो स्टैंडर्ड्स को भी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितना अपलोड कर रखा है प्लीज़ उतना तो आप देख ही लीजिए। और आपको एग्ज़ाम से पहले भी देख कर ही जाना है, बिकॉज अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना और फिर आपने अपने मार्क्स लूज़ किए तो फिर आप अपनी ही गलती कर रहे हो सबसे बड़ी। कहाँ से स्टार्ट हो रहे क्वेश्चंस? Just give me 2 minutes, huh? I'm just searching questions. Yes, sir. No, I'm sorry. Explanations है ये तो. Explanation नहीं. Examples होंगे ना. Where is? रुको. ये भी नहीं है. इधर इस चैप्टर में थे तो थे. एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ठीक है? सुनना, सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, डोंट वेरी, आपको सिर्फ मुझे सुनना है, ठीक है? मिस्टर जेड द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP in XY company. The committee of creditor by majority vote of financial creditor proposed to appoint Mr. Final as a resolution professional. सर मिस्टर जेड जो है वो IRP है, लेकिन अब जो मिस्टर फाइनल है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, RP of the XY company. The said proposal was confirmed by the board after 10 days. तो यहाँ पर क्या हुआ, बोर्ड ने आफ्टर 10 डेज़ के बाद, आफ्टर 10 डेज़ के बाद अपनी कंफर्मेशन दी। अब मेरी बात सुनना, हमेशा ये ध्यान रखना कि सेक्शन 22 कहता है कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर 66% का वोटिंग पास करके IRP को रिप्लेस करके नया पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद विद इन 10 डेज़ में बोर्ड ये कंसेंट लेनी पड़ेगी। विद इन 10 डेज़ में, अगर 10 दिन में बोर्ड कंसेंट नहीं देता है तो पुराना वाला ही कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर यही हो रहा है, बोर्ड अपनी कंफर्मेशन आफ्टर 10 डेज़ दे रहा है, ठीक है ना? The section 22 of the code, if board does not confirm the proposed name as RP within 10 days of receipt of proposal, ठीक है, the arbitral adjudicating authority shall direct IRP, that is Mr. Z, to continue as a RP for such time as the board confirm for the appointment of proposed RP, है ना? ठीक सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, और एग्जाम्पल्स इधर है, एग्जाम्पल मिस तो नहीं होगा ना इधर से? अब जो भी एग्जाम्पल होगा वो 2 होगा ना? है ही नहीं। मुझे नहीं दिख रहे क्वेश्चंस, या तो मुझसे मिस हो रहे।
चलो कोई नहीं, आ जाओ। When will the provision of IBC, insolvency and liquidations, will be applicable to a corporate person? क्या बोलता है? When मतलब कब? Will the provisions of insolvency and liquidation is applicable to a corporate person? कब इंसॉल्वेंसी लगती है? तो हमें भी पता है सर, अगर डिफ़ॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से अबाव हो जाता है या 1 करोड़ हो जाता है तो ही क्या होता है, कॉरपोरेट डेटर, कॉरपोरेट पर्सन के ऊपर इंसॉल्वेंसी लगती है। तो मोर देन इक्वल्स टू 1 करोड़ किसके ऊपर से, कॉरपोरेट डेटर के ऊपर। डन जी, डन। आ जाओ। The provision relating to insolvency and liquidation of corporate debtors shall be applicable only when the amount of default is 1 लाख रुपये पहले था, अब 1 करोड़ और मोर हो चुका है। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन से मिनिमम डिफ़ॉल्ट का अमाउंट जो है वो 1 करोड़ कर दिया है। ठीक है, अगला देखो। व्हाट इज़ द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर? सर बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होगी तो आप क्या कहेंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या क्या करता है, ध्यान से सुनना। अब वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इट्स आइदर इटसेल्फ और अलोंग विद द अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर एन एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर हु कमिट अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इट्स ड्यूज। The financial creditor shall, along with the application, given evidence in support of the default committed by the corporate debtor, he shall also give the name of the interim resolution professional। उनके लिए कंपलसरी होता है सर, ठीक है। where the adjudicating authority is satisfied that the default has occurred and the application by the financial creditor is completed and there are no disciplinary proceedings pending against the proposed resolution professional, it may admit such application made by the financial creditor. If the adjudicating authority is satisfied that the default has been occurred, reasons to be recorded in writing, or the application is incompleted, or any disciplinary proceedings is pending against the resolution professional set making। ठीक है, पर्टिकुलर केस। अब मेरी बात सुनो, थर्ड वाला क्या कहता है सर? व्हाट इज़ द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर, है ना? किसके लिए सर? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए, है ना? तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए आईआरपी का नाम देना मैंडेटरी नहीं होता है, उसके लिए उसके ऊपर है, क्योंकि मे लगा हुआ है। मे प्रपोज, नाम चाहे तो प्रपोज करें वरना मत प्रपोज करो, शेल प्रपोज नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसमें उनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑपरेशनल क्रेडिटर से उन्हें सबसे पहले एक डिमांड नोटिस देना पड़ता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर से उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 10 डेज़ का डिमांड नोटिस भेजना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिमांड नोटिस भेजा, और जैसे ही नोटिस सामने वाले के पास गया वो आपको रिप्लाई कर देगा। नहीं रिप्लाई करता है तो फिर आप नॉन पेमेंट का ये चीज़ लेकर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 डेज इफ ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव हिज पेमेंट और द confirmation of a dispute that existed even before the demand notice was sent। ठीक है, डिमांड नोटिस जब हमने सेंड करते हैं, ही में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल विद इन 14 डेज, 14 दिन में वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना है तो 7 डेज़ का टाइम देता है ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, रेक्टिफाई कर दो 7 डेज़ में। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3 हो चुका, सॉरी 4 पर। What are the eligibility criteria for appointment of insolvency resolution professionals, insolvency professional as a resolution professional? बताओ सर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? अगर आप किसी को आईआरपी से आरपी बनाना चाहते हो तो वो कैसा होना चाहिए? मैंने बोला सर ऐसा होना चाहिए जो 1 आपने कहाँ पढ़ा है, हाँ, डिस्क्वालीफाई ना हो, जैसे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट आता है वैसा कुछ होना चाहिए। तो ये कहता है कि भाई साहब वो 149 के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो। क्या हो? 149 के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो। कंपनी एक्ट। सो 149 पता है क्या है? क्या है बताओ? एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट है सर 149 में। उसमें कहता है कि तुम्हारा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं, वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ये सब कुछ बताता है ना, वो यहाँ है
कि भाई साहब वो 149 के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, कोई भी रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ना हो। और थर्ड आता है कि भाई साहब लास्ट 3 लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना ही वो एम्प्लॉय रहा हो, ना ही वो प्रोप्राइटर रहा हो, ना ही वो पार्टनर ऑफ द फर्म रहा हो ऑफ ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर इन द प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि ना एम्प्लॉय, ना प्रोप्राइटर, ना पार्टनर रहा हो। कहाँ पर? उस ऑडिट की फर्म में, उस CS वाले की फर्म में, CWA वाले की फर्म में पिछले 3 सालों में। और ट्रांजेक्शन जो है ध्यान रखना 5% और द ग्रोस टर्नओवर ऑफ सच फर्म जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो अमाउंट है वो 5%, ठीक है। ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और अ पार्टनर ऑफ अ लीगल और कंसल्टिंग फर्म एंड ही हैज़ और हैड एनी ट्रांजेक्शन विद द कॉर्पोरेट डेटर अमाउंटिंग 5% और मोर ऑफ द ग्रोस टर्नओवर ऑफ द सच। अगर इससे ज़्यादा है ना, 5% से ज़्यादा या उससे ज़्यादा है, 5% या उससे ज़्यादा है पिछले लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, तो नहीं बन सकते, नहीं। तो ध्यान रखना भाई साहब, आपका उस लीगल और कंसल्टिंग फर्म के साथ जितना भी ट्रांजेक्शन है 5% और मोर नहीं होना चाहिए ग्रोस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। जैसे मेरी फर्म है, उसका 5% तो तुमसे आता है, तुम्हारी कंपनी से आता है, तो फिर मैं RP नहीं बन सकती। क्लियर इट? जी सर। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा 5। व्हाट इज प्रोसीजर्स टू इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एज अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट? बताओ प्रोसीजर्स फॉर द क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। सर किस तरीके से उनके लिए प्रोसेस चलती है, क्या प्रोसीजर्स हैं? तो बहुत सिंपल सी प्रोसीजर्स होती है। देखो, वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर हैज़ कमिटेड अ डिफॉल्ट, अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयर फॉर में फाइल खुद कॉर्पोरेट डेटर या उसे एप्लीकेंट बोलो, बात बराबर ही है, वो खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। किसको फाइल कर सकते हैं सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल कर सकते हैं। द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स shall furnish the information relating to books of accounts and other documents, and a resolution professional shall be appointed as an interim resolution professional। ठीक है, तो IRP से RP अपॉइंट हो जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आप दे देते हो। उसके बाद इन्होंने बोला कि द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन विद 14 डेज 7 डेज में आपको क्या करना होगा? रेक्टिफाई करना होगा, अगर किसी तरीके का रेक्टिफिकेशन आता है तो। डंडना डन डन बोलो, डंडना डन डन बोलो। यस सर। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ अ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस? सर है ना, 180 दिन है। 90 दिन और बढ़ाओ, बोलोगे 240 होते? नहीं सर, टोटल मिला के 330 दिन होते हैं। सर 90 दिन के लिए क्या करना होगा? कितना परसेंट? 66% का अप्रूवल लगता है भाई साहब, और आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। किधर है किधर है किधर है? आंसर बता दो, हम पढ़ लेते हैं। सुनो, पढ़ना नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। सेक्शन 12 स्टेट दैट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। बता दिया मैंने, एडमिशन जब से हुआ एप्लीकेशन का उससे 180 दिन में। उसके बाद क्या बोला? हाउएवर द NCLT मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर रिजोल्यूशन passed by the committee of creditor by a vote of 66% of voting। ठीक है, 66% ऑफ वोटिंग से 90 डेज फर्दर बिठा सकते हैं, और कुल मिला के 330 दिन होते हैं फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12 एंड ऑल्सो टाइम टेकन फॉर द लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, नाउ 7th पे आओ। वॉट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम? सर मोरेटोरियम के बाद तो कुछ भी होता ही नहीं है, कोई प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहती नहीं है अगर मोरेटोरियम चल रहा है तो, है ना। सुनो, सेक्शन 14 कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू मोरेटोरियम। ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड द फॉलोइंग एक्ट्स शेल बी प्रोहिबिटेड: the institution of suit or continuance of any pending suits or proceedings against the corporate debtor, including executions of any judgment, decree or any order of any court, law, tribunal, arbitration panel or other authority, transferring, encumbering, alienating or disposing of by the corporate debtor any of its assets or any legal right or beneficial interest therein. Any action to foreclose, recover, enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property, including any actions under SARFAESI Act
ये याद करना, मोरेटोरियम लगने के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्यूट कुछ भी कंटिन्यू नहीं रहता है। कोई भी प्रॉपर्टी पर जो ट्रांसफरिंग या इनकम्बरिंग, ऑल्टरिंग, डिस्पोजिंग नहीं होती है। कोई भी एक्शन फॉरक्लोज नहीं होता है। रिकवर और इन्फोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द ओनर ऑफ द, या फिर लेसर रिकवर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं किया जा सकता है, या लेसर जो भी है उसके द्वारा। लेकिन सर ध्यान रखना, जो भी शेल नॉट सस्पेंड होगी अगर थर्ड पार्टी गारंटी है या फिर असेंशियल प्रोडक्ट का सेलिंग है, गुड्स और परचेज का, गुड्स का सेलिंग है, ठीक है, सप्लाई ऑफ द गुड्स। नाउ बताओ, व्हाट इज़ अ रिजोल्यूशन प्लान? क्या होता है सर रिजोल्यूशन प्लान? कैसे बताओगे आप मुझे रिजोल्यूशन प्लान के बारे में? तो सुनो सर, रिजोल्यूशन प्लान का मतलब होता है कि COC 66% के अप्रूवल से उसे पास करता है। प्लान बनाने वाला जो होता है वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बोल सकते हो, वो बताता है कि किस तरीके से क्या होगा, पूरा काम होगा। रिजोल्यूशन प्लान एग्जामिन द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंफर्म द इच। क्या क्या कंफर्म करवाने को बोलता है सर? देखो, पेमेंट कितना होगा, कॉस्ट कितनी पे की जाएगी, ऑपरेशनल क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया जाएगा, किस तरीके से अफेयर्स मैनेज किए जाएंगे, इम्प्लीकेशन इन सुपरविजन कैसे होगा, अदर इन्फोर्समेंट कैसे होगा, ठीक है। अब सुनो, द रिजोल्यूशन प्लान नीड टू सबमिटेड विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 12। द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट 180 डेज। 180 दिन का ही टाइम होता है। तुम बाद में 90 दिन खींच कर 270 कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा तुम लोग उसे 330 ले जा सकते हो। लेकिन ये बोलता है कि अगर फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन है तो 90 दिन में आपको करना होगा ख़त्म, और 45 डेज का एक्सटेंशन और मिल सकता है। दैट अ पर्टिकुलर केस 66% की वोटिंग पावर जो लगती है वो यहाँ पर भी लगेगी, ठीक है। नाउ इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया है ना, तो ध्यान रखना, अगर रिजोल्यूशन प्लान पूछ रहा है व्हाट इज़ अ रिजोल्यूशन प्लान, तो भाई साहब आपके माइंड में भी आ जाना चाहिए कि भाई साहब फास्ट ट्रैक से भी लिख दूँ और नॉर्मल से भी लिख दूँ, ठीक है। When can a corporate person initiate voluntary liquidation process? अच्छा, मैंने कुछ अलग बता दिया क्या आपको? मुझे लगता है ऐसे कुछ होगा। नहीं, हाँ नहीं होगा ना, फास्ट ट्रैक, ठीक है। सो वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वॉलेंटरीली अगर कंपनी लिक्विडेट होना चाहती है तो वो डिक्लेरेशन देती है मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कि भाई हमने किसी तरीके का कोई गिल्टी नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, डेट पूरी है, हम चुकाने के लिए भी सक्षम है, हम कोई डिफ्रॉड नहीं करेंगे। डिक्लेरेशन देंगे, उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, रिपोर्ट देंगे वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का। डिक्लेरेशन के लिए SR पास करेंगे, और SR पास करके मीटिंग बुलाकर सबको बता देंगे कि भाई हमने जो है पास कर दिया। कुल मिला के वॉलेंटरी जो क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी IBC जो है वॉलेंटरी रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स होती है, उसका क्रक्स आपको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। कैन अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्ट एज ए लिक्विडेटर? सर क्या RP एज ए लिक्विडेटर बन सकता है? ऑफकोर्स बन सकता है, अगर उसे अपन रिमूव ना करें तो वही काम करेगा, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? ये है क्या कि वो है कुछ? द कमेंसमेंट डेट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, बिगनिंग ऑफ द, अच्छा कमेंसमेंट डेट क्या होती है? बिगनिंग ऑफ द मोरेटोरियम और काम पीरियड लग जाता है, अपने को ये देखना है। यस, दैट इज सेक्शन 34 वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास इन ऑर्डर टू लिक्विडेशन, दैट शेल बी अथॉरिटी टू लिक्विडेशन अपॉइंट कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। नाउ देखो, ये तो था, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस क्या होता है? कमेंसमेंट डेट से 180 दिन का मोरेटोरियम लग जाता है, फिर कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती, ठीक है। मिस्टर राम एज ऑपरेशन क्रेडिटर फाइल एप्लीकेशन टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, डिड नॉट प्रपोज टू द अपॉइंटमेंट एज इंटरिम रिजोल्यूशन। कोई ज़रूरी नहीं है सर, तुमने प्रपोज नहीं किया, कोई बात नहीं, बाद में हम बोर्ड से मंगवा लेंगे नाम, एग्री हो जाएंगे। देखो, अगर उसका अपॉइंटमेंट हो गया ठीक, बोर्ड को भेज देंगे, बोर्ड बता देगा 10 दिन में, नहीं बताएगा तो फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है वो जिसको रखना चाहे, अपॉइंट करना चाहे, कर सकता है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी ईजी कि देख लो एक बार, फिर भी लैंग्वेज पढ़ लो ताकि एक बार एग्जाम में तुम्हें सेट हो जाएगा। पढ़ो। As per section 16 of the court, where the applications for corporate insolvency resolution process is made by an operational creditor, no proposal for an interim resolution professional is made in the said application. The adjudicating authority shall make an application to the board IBBI for the recommendations of an insolvency professionals who may act as an insolvency resolution professionals. The board IBBI shall does that recommend that the name of the insolvency professionals to the adjudicating authority against whom no disciplinary proceedings, period of IRP इन्होंने बता रखा है, COC का फर्स्ट एंड देन ऑल दी थिंग्स।
ओके, अब मेरी बात सुनो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सॉल्विंग का क्वेश्चन है। ये कहता है कैसे कैसे रियलाइजेशन में जाएगा। देखो पहले तुम यहाँ पर जो खर्चा है तुम वो भेजोगे, फिर तुम्हारा सिक्योर क्रेडिटर जाएगा, फिर तुम्हारा अनसिक्योर जाएगा, फिर इनकम टैक्स जाएगा, फिर गवर्नमेंट का सेस जाएगा, देन तुम्हारे एक्सपेंसेस तो पहले ही निकल गए, फीस पहले ही निकल गई, वर्कमैन के पहले ही निकल जाएंगे, फिर इक्विटी जाएगा। देख लो, सबसे पहले फीस निकाल देना, जितना है उसमें फीस निकाल दी, सिक्योर को निकाल दिया 24 मंथ का, पेरी पासू लगता है ना रूल। उसके बाद बचे हुए को हम क्या करेंगे, अनसिक्योर को डाल देंगे, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को डाल देंगे, बचे हुए को इक्विटी को दे देंगे। दैट्स ओके। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में कुछ थे नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टेस्ट योर नॉलेज के थे, लेकिन हाँ आई एम नॉट गिविंग यू श्योरिटी कि टेस्ट योर नॉलेज में से ही एग्जाम में आएगा, क्योंकि टेस्ट योर नॉलेज में बच्चे क्वेश्चंस थे यार, बहुत बच्चे क्वेश्चंस थे। ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि ये एग्जाम में देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में, फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में और कॉर्पोरेट डेटर के बारे में, कैसे एप्लीकेशन फाइल होती है ये बताया, एक मोरेटोरियम पीरियड के बारे में बता दिया, एक वो जो प्रोसीडिंग्स कैसे अपन बताना सेल आउट करते हैं वो बता दिया, आरपी कैसे अपॉइंट होता है ये बता दिया, या थोड़ा फास्टैग के बारे में रेफरेंस दे दिया, थोड़ा वॉलेंटरी के बारे में रेफरेंस दे दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि ये आता है, ठीक है ना। तो आएगा अच्छा खासा, क्योंकि 20 मार्क का आता है। तो प्लीज़, पर मैंने आपको क्वेश्चन करवाने थे इसलिए करवा दिए, ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।